अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद माजिद अली और फाइनेंस कॉर्पोरेट फिन 622 का लेक्चर नंबर 2। आप यूट्यूब पर जितनी भी नज़र घुमा लें आपको इसका दूसरा लेक्चर शॉर्ट में नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस लेक्चर में बैलेंस शीट है, क्या कहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट की शीट्स डाली गई हैं तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी एग्जांपल के तौर पे शीट्स डाल दी हैं जो कुछ ईयर्स का मतलब परसेंटेज निकाल के दे रही हैं, जो एज आ एग्जांपल है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस लेक्चर को मोस्टली लेक्चरार पढ़ाते भी नहीं हैं, ठीक है, डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 पे स्विच हो जाते हैं। बट हम इस लेक्चर में भी देखेंगे कि हमारे काम क्या आने वाली चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दो चीज़ों पे मैं हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ, साथ साथ हाईलाइट करता जाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू और मोर बिजनेस एंटिटी ड्यू टू साइज एंड फंक्शन करेंसी। तो बिजनेस एंटिटी जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, एक होती है साइज और दूसरी होती है फंक्शन करेंसी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे वो कहता है कि दिस टूल कैन बी यूज फॉर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल एंटिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड टू कंपेयर टू और मोर एंटिटीज। इसके अलावा वो जो कह रहा है वो कह रहा है कि दो और टूल जो हैं जो बड़े इफ़ेक्टिव हैं इसके लिए, वो होती है एक कॉमन साइज स्टेटमेंट, दूसरी होती है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब आगे है शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट शीट। इसमें हम जितनी बातें पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसी तरह नेट करंट, ये सारी वही चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, ये एग्जांपल के साथ बताया गया कि जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट लगी वो आपको ज़रूर मैं दिखाता हूँ कि बेस ईयर, ये बिल्कुल ये जो ऊपर शीट दी गई इसी का बेस ईयर एनालिसिस निकाला गया कि कितना यूजेज हुआ है। उसके अलावा ये भी इस शीट का ही है। हाँ, आगे एक और शीट आएगी बिल्कुल। हाँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने गालबन पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आप बेशक पिछला लेक्चर जाके चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। तो उसमें ब्रीफली बताया था मैंने कि बैलेंस शीट क्या चीज़ है। इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में ये इम्पोर्टेंट है, मैंने ये बताने के लिए ये लेक्चर जो डिलीवर करना ज़रूरी समझा। द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेशियो फ्रीक्वेंटली आर यूज्ड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, या इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, या करंट रेशियो भी इसको कहते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एसेट मैनेजमेंट टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड मार्केट वैल्यू। अच्छा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, या अच्छा इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि हर एक के अंदर कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, वो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एमसीक्यूज में वो लाजमी आते हैं। ये लेक्चर स्किप कर तो देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये फार्मूलाज एक दो एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो फिर ये टॉपिक इसलिए स्किप नहीं किया, इसलिए हमने पढ़ाना ज़रूरी समझा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो वो वाली रेशियो होती है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपनी है और उस कंपनी में उस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, उस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो रेशो निकाली जाती है उसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं या करंट रेशो कहते हैं, या इधर जो नाम दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल रेशो वो यूज़ किया जाता है। तो ये इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर थोड़ी सी पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन तो आप अपने तौर पे पढ़ सकते हैं कि दिस रेशो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रेम एबिलिटी टू मीट इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म मतलब जो अभी, मतलब उसी वक्त की जो अवेलेबिलिटी है उसको। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ हो रहा है करंट रेशो, हाँ ये आ गया, करंट रेशो इज़ इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे एसेट टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, टर्नओवर आपको एक आसान से कॉन्सेप्ट से मैं समझा देता हूँ टर्नओवर क्या है। टर्नओवर ये चीज़ होती है, आप देखें कि आपने एक कारोबार शुरू किया, कारोबार शुरू जब किया तो आपसे कोई बंदा आके पूछता है कि यार तुमने कारोबार तो शुरू कर लिया है बट टर्नओवर की इसका इस सालाना टर्नओवर कितना हुआ है तुम्हें। मतलब आप टर्नओवर से मुराद ये ले लें कि एक आपने सेटअप लगा लिया, अब सेटअप पे आपका मिसाल के तौर पे 5 करोड़ रुपया लग चुका है, तो अब वो 5 करोड़ आपके हिसाब में वो टर्नओवर जो है वो 3 सालों में होना चाहिए, लेकिन
आप एक साल काम करने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे कितना टर्नओवर हो रहा है और आगे मज़ीद कितना होगा और कहाँ पे मेरे लैप्स आ रहे हैं, किन चीज़ को मैंने रिकवर करना है, ठीक है। तो ये एसेट टर्नओवर मतलब जो आपने एसेट लगाया हुआ है, जो मशीन लगाई हुई है वो कितना टर्नओवर दे रही है, जितने की ख़रीदी है वो कितने ईयर्स में मतलब उसका रिटर्न बैक होगा, टर्नओवर होगा। तो ये टर्नओवर रेशियो में आ जाता है। हर चीज़ की जितना भी एसेट आपका लगा है उस एसेट की टर्नओवर इसमें शामिल होती है। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, रिसीवेबल टर्नओवर इज इक्वल टू एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल। जो मैंने बात की कि एनुअल वाली, कि एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये फार्मूला जो है एनुअल वाला और अकाउंट वाला याद रख लीजिएगा कि ये एसेट टर्नओवर रेशियो में आता है। आप थोड़ी सी इसको पढ़ भी लेते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो इंडिकेट ऑफ हाउ एफिशिएंसी द फ्रेम यूटिलाइज इट्स एसेट। वही बात कि आपके जो आपने एसेट लगाया उसकी एफिशिएंसी मतलब जो यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, जो एसेट यूटिलाइज करवा रहा है, ठीक है, कितनी करवा रहा है, तो ये आपके आ जाती है इसमें एसेट टर्नओवर रेशियो में। तो इसके बाद एक यहाँ पे अनदर मेजर एसेट टर्नओवर रेशियो इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री लेवल ड्यूरिंग द पीरियड। हाँ, ये अब इन्वेंट्री पे आ जाती है बात कि एक मशीन है वो आपकी जो चीज़ बना रही है, जो चीज़ बना रही है साल में उसने जितनी चीज़ बनाई है उसका टर्नओवर कितना आ रहा है, क्या सेल भी हो रही है या नहीं, अच्छी सेल हो रही है या नहीं। तो ये मतलब क्या कहते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर में आता है कि जो चीज़ अब आप प्रोडक्ट कर रहे हो उसका सेल कितना, उसका टर्नओवर कितना। पहले तो एसेट का था ना, फिर एसेट से जो चीज़ आगे बन रही है उसकी बात हो रही है इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल, इसका फार्मूला ये है कि ये हम इधर मार्क कर देते हैं, साथ में इसका फार्मूला मार्क कर देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देखा वही बात आ गई जो मैंने आगे की है, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेंट्री का। ये नीचे है इन्वेंट्री पीरियड, इसका फार्मूला बस आप पीरियड के हिसाब से ध्यान में रख लें। बाकी वही है, पीरियड आप सेट कितना करते हैं, महीने का करते हैं, साल का करते हैं, 6 महीने का करते हैं, उनकी बात हो रही है। लॉन्ग और लेवरेज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। हाँ, यहाँ पे हमने सबसे पहले जो स्टार्ट में पढ़ा वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी थी, अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी आ गई है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में ये था कि हम कर देते थे, क्या कहते हैं कि जो मौजूदा वैल्यू है उसकी हम रेशो निकालते थे। बट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का ये है कि एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो आपने पूरे 5 साल की रेशो निकालनी है। ऐसा नहीं निकालनी कि 1 महीने की, 1 साल की निकालें, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म नाम से ज़ाहिर है कि आपने निकालनी है पूरे साल की। तो ये आप फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फ्रेम अनलाइक लिक्विडिटी रेशियो दैट आर कंसर्न विद शॉर्ट टर्म एसेट एंड लायबिलिटी। फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो मेयरिंग द एक्सटेंड टू विच द फ्रेम टू यूजिंग लॉन्ग टर्म डेबिट। हाँ, लॉन्ग टर्म डेबिट मतलब जब तक आपका मतलब वहाँ पे सेटअप है, 15 साल का भी हो सकता है, होल लाइफ का भी हो सकता है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल इंश्योरेंस वाली चीज़ पे आ जाती है, इंश्योरेंस वाली कैटेगरी में फॉल कर जाती है कि एक चीज़ की आपने लॉन्ग टर्म जो इंश्योरेंस हम करवाते हैं वो वाला सीन है सारा। तो ये बस एक बार पढ़ने की हद तक तो ठीक है, पढ़ लें, सही है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। फार्मूला जो है इसका डेबिट रेशियो का जो फार्मूला इधर यूज़ हो रहा है टोटल एसेट्स के लिए, डेबिट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेबिट इज इक्वल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये फार्मूला है इसका, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक फार्मूला और इसमें एक फार्मूला है इंटरेस्ट कवरेज का, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज दिस रेशियो आल्सो इज नॉन एज इंटरेस्ट। हाँ, डेबिट रेशियो डिपेंड अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सम टाइम्स लॉन्ग टर्म डेबिट इक्विटी। अच्छा, एक चीज़ लीज पे होती है, मिसाल के तौर पे जिस तरह हम एक चीज़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट पे लेते हैं, या मतलब यूँ समझ लें कि हमारे अपनी ज़बान में किस्तों पे लेते हैं चीज़, तो उसका जो क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, डेबिट रेशियो कहते हैं कि उस पे कितनी किस्तें जो दे रहे हैं वो, और उसके अलावा हर किस्त के ऊपर जो हम अदायगी कर रहे होते हैं, ठीक है, वो होता है डेबिट रेशियो। तो उसके लिए इंटरेस्ट कवरेज फार्मूला जो यूज़ हो रहा है, इंटरेस्ट कवरेज EBIT और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस। EBIT क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन ये मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बात बताई थी कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि होगा, क्या कहते हैं, फार्मूलों की भरमार है, इसलिए ये फार्मूले आपने याद करने हैं।
रिटर्न ऑन एसेट मेजर हाउ एफिशिएंसी फ्रेम एसेट्स आर बीइंग टू जनरेट प्रॉफिट डिफाइन रिटर्न रेशो। हाँ, ये बात आ गई कि आपका जो भी एसेट्स हैं ठीक है, कि वो आपको कितना प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रिटर्न ऑन एसेट्स होता है। ठीक है, कि आपके एसेट्स पे कितना रिटर्न आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, अब ये प्रॉफिट की बातें आ रही हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी वो चीज़ होती है कि जो आपकी अपनी पर्सनल जेब से पैसा गया होता है। ठीक है, बाकी तो सारे ही एसेट्स पे आपकी जेब से गया होता है। जे कि मतलब इनकम होती है ना, कि जो इंसान ने अपने पर्सनल के लिए रखी होती है, जो पर्सनल ऑनर की होती है, पर्सनल इक्विटी कहते हैं। तो वो उसका अब रिटर्न ऑन बात कर रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बॉटम लाइन मेजर ऑफ द शेयर होल्डर मेजर एंड द प्रॉफिट अर्न फॉर ईच डॉलर इन्वेस्टेड फ्रॉम बैक स्टॉक। ये वही बात कर रहा है कि आपको फाइनेंशियली सूरत में जो प्रॉफिट रिटर्न और होता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। इसका फॉर्मूला भी देख लें। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम बाय इक्विटी। लेक्चर लंबा होता जा रहा है, मेरा काम है कि शॉर्ट कर दो। अच्छा, आगे आ जाता है ईपी अर्निंग पर शेयर। ईपीएस मतलब स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। आप हर शेयर पे कितनी अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, कॉमन सा बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है इसका। ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग शेयर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पर इक्विटी रेशो पी ओब्लिगी इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, और मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू शेयर। ये फार्मूलाज हैं, मैं इनको मार्क कर देता हूँ और आप इनको क्या कहते हैं कि कर लें। ठीक है, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, यूज़ एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। कि आपके पास जो फाइनेंशियल रेशियो है, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसमें मतलब इन्होंने क्या बात की है। कि इसमें इन्होंने ये बोला है कि आपके पास जितनी भी इनकम आ रही है, आप जितना भी कमा रहे हो फाइनेंशियली लिहाज से, ठीक है, उसका एक प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, उसका आपके पास यूज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, और यूज़ जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए कमाया है तो 1 लाख आप अपनी अयाशियों में खर्च करना शुरू कर दो और मार्केट की तरफ अपनी कंपनी की तरफ ध्यान ही ना दो। ठीक है, तो इससे मतलब वो क्या कहते हैं कि आपको एक लिमिटेशन और यूज़ और लिमिटेशन पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पे कितना पैसा यूज़ करना है। बस इतना ही है इसमें है। ये था लेक्चर नंबर हमारा 2, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी इंशाल्लाह सारी बातें। जो नहीं समझ आई आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।